नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य और उसके विविध रूपों पर बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के जो विविध स्वरूप हैं, जो उसके विविध फैलाव हैं, जो उसके कहीं न कहीं वर्तमान स्थिति में जो उसे एक व्यापक फलक या दिशा देने का काम करते हैं, उनके तरफ एक-एक पहलुओं को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने अस्मितामूलक विमर्शों पर बात करते हुए यह जानने की कोशिश की कि किस तरीके से अस्मिता के अंतर्गत जो दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, वह अपने स्वरूपों के कहीं न कहीं मानक को लेकर, कहीं न कहीं स्थिति को लेकर संघर्ष करता हुआ अपनी स्व की पहचान को स्थापित करने की कोशिश में दिखाई पड़ता है। इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले दलित विमर्श को देखने की कोशिश की और यह जानने की भी पहल की कि दलित जो विमर्श है वो किस तरह का विमर्श है। दलित विमर्श में जो दलित है वो किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक स्थिति पर या धार्मिक स्थिति पर या राजनीतिक आधार पर या आर्थिक आधार पर जो एक समाज का एक बड़ा व्यापक वर्ग है, वह किस तरीके से शोषित और अपमानित होता रहता है। सदियों से किस तरीके से उसे गुलाम या कहीं न कहीं शोषण का शिकार निरंतर किया जाता रहा है या कहीं न कहीं षड्यंत्रों में उसे फँसाने की कोशिश की जाती रही है। तो इस क्रम में हम लोगों ने उसकी जो दलित साहित्य की संवेदना है, जो दलित चेतना है तथा दलित साहित्य की एक व्यापक या कुछ स्तरों पे जो एक मानक हो सकती है या जो उस पे बातचीत की जा सकती है, उसको हम लोगों ने कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखने और समझने की कोशिश की। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दलित जो साहित्य है उसकी जो पृष्ठभूमि है कि उसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार होती है, उसकी सैद्धांतिकी क्या है, जिसमें फूले और अंबेडकर की जो एक विचारधारा दिखाई पड़ती है, जिसमें चेतनाप्रद एक भावधारा देखने को मिलती है और कहीं न कहीं वह दलित साहित्यकारों को दलित कहीं न कहीं चिंतकों को एक दृष्टि प्रदान करती है, उसे हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि जो दलित विमर्श है, उसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, उसका जो इतिहास है, वो क्या रहा है? अर्थात दलित आंदोलन की जो रूपरेखा है, वह कब से कब तक दिखाई पड़ती है? उसकी जो फलक है, वो किन बिंदुओं को लेकर अपने समक्ष उपस्थित है या किन बिंदुओं को लेकर चर्चा का विषय बनाती रही है, इसको भी हम बखूबी देखेंगे और समझेंगे भी। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दलित साहित्य है वह मुख्य धारा के साहित्य से किस तरीके से अलग है। मुख्य धारा साहित्य कहने का तात्पर्य है जो साहित्य एक परंपरागत या सिद्धांत की जो नियम है जो 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 कहीं न कहीं एक जो बनाए गए सैद्धांतिक रूपरेखा है, काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण है, उसको लेकर जो लेखन पद्धति चलती आई है, उसके द्वारा जो लेखन कार्य किया जाता है, वो मुख्य धारा का साहित्य है। तो मुख्य धारा के साहित्य में जो लेखन होता है और जो दलित साहित्य के अंतर्गत जो लेखन का कार्य किया जाता है, दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके की दोनों के अंतर्गत दूरियाँ या कहीं-कहीं दोनों के अंदर जो अंतर है, वो देखने को मिलता है। तो इसी इसी क्रम में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि दलित साहित्य आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कितना प्रासंगिक ठहरता है। अपने जो कहीं न कहीं मानक है, जो अपने जो चर्चा के बिंदु हैं, उनको किस तरीके से वह आज कहीं न कहीं सत्य साबित करता हुआ दिखाई पड़ता है तथा जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे किस तरीके से इसकी एक व्यापक चर्चा आज बखूबी देखने को मिलती है या किस तरीके से इसका फैलाव आज विविध रूपों में दिखाई पड़ रहा है। तो इसको भी हम बखूबी जानेंगे और इस तरीके से हम दलित साहित्य के उस पूर्ण रूपेण जो उसकी एक पहल है, जो उसकी एक चिंतन पद्धति है, उसको बखूबी समझेंगे। तो
इस तरीके से हम एक-एक बिंदु को बखूबी समझने और जानने के लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, जहाँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसके एक-एक बिंदु को उठाएँगे और फिर चर्चा परिचर्चा करेंगे। दलित साहित्य की पृष्ठभूमि पर बात करने से पहले हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस दलित साहित्य पर हम बात करने जा रहे हैं, उस दलित साहित्य की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का मूल कहाँ है? उस विचारधारा की जो चिंतन पद्धति वो क्या है? तो इस क्रम में हम एक-एक चीज़ों को बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम यह देखते हैं कि यह दलित साहित्य किन बिंदुओं को लेकर, किन तथ्यों को लेकर अपने अंतर्गत समाहित होता है। तो स्पष्ट है कि जो दलित साहित्य है, वह दलित जो विमर्श के मूल से उपजा है। इसीलिए इसके केंद्र में जहाँ एक ओर अपने जीवन के यथार्थ स्थितियों को बदलने, सुधारने और सम्मान के साथ जीने की प्रबल इच्छा दिखाई पड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक व आर्थिक स्तर पर अपने साथ हो रहे अन्याय, छलाव, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध और प्रतिरोध करने की तीव्र आकांक्षा भी दिखाई पड़ती है। क्योंकि दलितों के अंदर आई यह जागरूकता उसे फूले अम्बेडकरी विचारधारा के परिणाम स्वरूप अर्जित हुई है। कहना अनुचित नहीं होगा कि जब से दलित समाज में या दलित कहीं न कहीं समुदाय में फूले अम्बेडकरी जो विचारधारा है, जब से उसको प्राप्त हुई है, तब से वह चिंतन धारा के उन सभी प्रतिमानों को अपने अंतर्गत देखते हुए पाता है, जिस प्रतिमान को स्थापित करने या जिस प्रतिमान को पाने की पहल वह कभी सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरीके से जो दलित साहित्य है, वह दलित जो विमर्श है, उसके मूल से कहीं न कहीं इसकी उत्पत्ति हुई है और इसके केंद्र में कहीं न कहीं मनुष्य को स्थापित किया जाता है, मनुष्य को ही सर्वोपरि मानने की कोशिश की जाती है। दलित साहित्य की परिभाषा देते हुए जो मराठी दलित साहित्यकार शरण कुमार लिंबाले जी हैं, वो लिखते हैं कि दलित साहित्य अपने केंद्र बिंदु मनुष्य को मानता है। बाबा साहब के विचारों से दलित को अपनी गुलामी का एहसास हुआ, उसकी वेदना को वाणी मिली, क्योंकि उसे मूल समाज को बाबा साहब के रूप में अपना नायक मिला। दलितों की यह वेदना दलित साहित्य की जन्मदात्री है। दलित साहित्य की वेदना मैं की वेदना नहीं, वह बहिष्कृत समाज की वेदना है। स्पष्ट है कि इस साहित्य में मैं अर्थात व्यक्तिगत किसी पर्सन या किसी व्यक्ति की चिंतन धारा नहीं, और न ही किसी खास व्यक्ति की परेशानियों को कहीं ना कहीं इसमें समाहित करने की कोशिश की जाती है, बल्कि इसमें समग्र समुदाय, समग्र वर्ग की भावधारा को कहीं ना कहीं निरूपित करने की कोशिश की जाती है। इस संबंध में कमल भारती का भी जो स्टेटमेंट है उसे देख लेना वाजिब लगता है, क्योंकि उनके माध्यम से जो दी गई परिभाषा है वो भी कहीं ना कहीं दलित साहित्य के व्यापक जो आयाम है उसको साबित करते हुए दिखाई पड़ती है। वे लिखते हैं कि दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया। अपने जीवन संघर्षों में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा, दलित साहित्य उसकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नहीं, बल्कि जीवन और जीवन के जिजीविका का साहित्य है। इसीलिए कहना न होगा कि वास्तव में दलित द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है। इन दो परिभाषाओं से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि जिस दलित साहित्य पर बात हम कर रहे हैं वह दलित साहित्य अब एक संघर्ष या आंदोलन के मूल से निकला है, और वह संघर्ष अपनेपन की स्थिति को कहीं ना कहीं निरूपित करने, अपने स्वयं की जो पहचान है उसको पाने की इच्छा लिए, तथा अपने अधिकारों को कहीं ना कहीं प्राप्त करने की जो एक लालसा है उसको लिए हुए दिखाई पड़ती है। इस ओर एक ऐसे समुदाय या एक ऐसे वर्ग की चाह, एक ऐसे वर्ग की स्थिति देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं निरंतर संघर्ष की स्थिति में अपने आप को पाता है। तो
इस दलित साहित्य में उसी समुदाय, उसी वर्ग की कहीं ना कहीं पहल की जाती है, उसी पर बातचीत की जाती है। दलित साहित्य समाज, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवेश, परिवर्तित समाज, सामाजिक मूल्य और युग बोध को केंद्र में रखकर सृजन करने वाला साहित्य है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित आदर्श समाज की निर्मिति को प्रमुखता प्रदान करने के वो पहल करता है। इस साहित्य के केंद्र बिंदु में मानव को मनुष्य का स्थान प्रदान करते हुए उसे ही सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। यह साहित्य गरीबों, मजदूरों, अछूतों, अंत्यजों, किसानों, गुलामों, दासों आदि की बात करता है। इसीलिए इस साहित्य के लेखन में प्रामाणिकता और मौलिकता स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। चूंकि यह उस व्यक्ति की बात करता है, वह यह साहित्य उस वर्ग के कहीं ना कहीं करीब दिखाई पड़ता है, जिस वर्ग को अनदेखा किया जाता रहा, जिसे सदियों से छला जाता रहा, जिसे दास या गुलाम की प्रवृत्ति में सदैव रत रखा जाता रहा। ऐसे व्यक्ति की को केंद्र बिंदु बनाकर, ऐसे व्यक्ति को नायक बनाकर जिस साहित्य में कहीं ना कहीं परिणित किया जाता है, जिस साहित्य में उसे बाणी दी जाती है, वह साहित्य दलित साहित्य है। दलित साहित्य में कलात्मकता या चमत्कारिक आवरणों को स्थान नहीं मिलता, बल्कि जीवन के यथार्थ पहलुओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यही कारण है कि यह लोक जीवन से जुड़ी हुई साहित्य है। दलित साहित्य दलित में स्वाभिमान के चेतना को जागृत करता है तथा उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए स्वयं प्रेरित करता है। दलित साहित्य की यह एक खूबी है कि वह अपनेपन के जो भाव है, जो अपने अधिकार हैं, जो अपने मूल्य हैं, जो अपनी चाहत है, जो अपने अस्मिता की, जो खोई हुई अस्मिता है, उसको प्राप्त करने की एक दृढ़ जो इच्छा है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रकाश देने की, ज्योति प्रदान करने की पहल करता है और इसके माध्यम से वह बताने की कोशिश करता है कि वह किस तरीके से अपनी उस खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दलित साहित्य दलित संवेदना से निर्मित साहित्य है, इसीलिए इसमें उन लोगों को स्थान दिया गया है जिनको मुख्य धारा के साहित्य में ज्यादातर हीन, दुखी, आशावादी, लोभी, भाग्यवादी, मजबूर के तौर पर देखते हुए समाज से सदैव बहिष्कृत किया जाता रहा है। स्पष्ट है कि दलित साहित्य में उन सभी लोगों को स्थान दिया जाता है जिन्हें कभी नायक की श्रेणी से तो दूर, कभी उन्हें मुख्य धारा के साहित्य में स्थान देना भी उचित नहीं समझा जाता रहा। और यही कारण है कि कुछ साहित्य के कुछ रचनाकारों को छोड़ दिया जाए तो इनकी स्थिति बिल्कुल नदारद दिखती है। इन पर न तो बात किया जाता है और न ही इन पर बात करना उचित ही समझा जाता है। यही कारण है कि इनकी जो पहल है, जो इनकी उपस्थिति है, वह समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा कहीं ना कहीं बहुत ही कम देखने को मिलती है। दलित साहित्य वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, तर्क और सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसमें भावना और अंधविश्वास को कोई जगह नहीं दिया जाता। इसीलिए इसमें भाग्यवाद, भगवान, पुनर्जन्म, पूजा पाठ, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य आदि जैसी बातों को अस्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उच्च नीच, छुआछूत एवं छोटे बड़े को कोई स्थान नहीं दिया जाता। दलित साहित्य के अंतर्गत इस प्रकृति और यहाँ रहने वाले सभी चराचर जीवों को ही सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकृति में निवास करने वाले मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए उसे ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकारा जाता है। कुल मिलाकर यह बात स्पष्ट होती है कि जो दलित साहित्य है, उस दलित साहित्य में जिस व्यक्ति, जिस समुदाय को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, वह समुदाय बिल्कुल हीन, कहीं ना कहीं अपने को अतुक्ष और ग्लानि या अंत्यज के रूप में स्वीकारता रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं उपस्थिति बिल्कुल न के बराबर रही है। ऐसे मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिलाते हुए, उसे मनुष्यता के सभी गुणों से परिपक्व बनाते हुए कहीं ना कहीं इस साहित्य के माध्यम से न केवल उसके सम्मान को वापस लौटाने की पहल की जाती है, बल्कि उसे एक स्वतंत्र जीवन जीने, एक कहीं ना कहीं गौरवशाली जीवन जीने की पहल भी की जाती है।
दलित साहित्य का जो ऐतिहासिक स्वरूप है, उस ऐतिहासिक स्वरूप पर यदि जब हम बात करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर एक चिंतन पद्धति की भावभूमि देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले तथा अंबेडकर का योगदान महती रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए हमें उस योगदान को कहीं ना कहीं विस्मित नहीं करना चाहिए। इसलिए इस क्रम में हम बात करते हुए जो अंबेडकर और फूले का योगदान है उसको हम देख पाएंगे। चूंकि भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था व सामाजिक विषमता की स्थितियां जो है वो सदियों से व्याप्त रही हैं। यही कारण है कि इस व्यवस्था और सामाजिक विषमता को देखते हुए महात्मा बुद्ध ने इसे दूर करने हेतु पुरजोर कोशिश की थी। वे सामाजिक तौर पर व्याप्त पाखंड, कुरीतियों व उच्च नीच की भावना को सामाजिक विद्रूपता के रूप में स्वीकार किया था। वे न केवल समाज में व्याप्त इस असमानता को दूर करने हेतु पहल किए, बल्कि समाज से समानता, बंधुत्व व भाईचारे को स्थापित करने हेतु पुरजोर कोशिश भी की। यही कारण है कि दलित विमर्शकार महात्मा बुद्ध को अपने हितैषी के रूप में पाता है और उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार भी करता है। कुल मिलाकर एक प्रारंभिक जो बिंदु के तौर पर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का स्थान सर्वोपरि ठहरता है। प्राचीन समय में जब इस देश की व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत लगभग हो चुकी थी, तब कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध जैसे एक चिंतन पद्धति या विचारशील प्राणी इस व्यवस्था के कहीं ना कहीं विपरीत दिखाई पड़ते हैं। वो इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं और वह मानते हैं कि किसी भी समाज में इस तरह की व्यवस्था का बनना या इस तरह की व्यवस्था का स्थापित होना उस समाज में असमानता, कहीं ना कहीं जो अमानवीय चरित्र है या जो छुआछूत उच्च नीच की जो भावना व्याप्त हो रही है वह कहीं ना कहीं विद्रूपता को उत्पन्न कर सकती है। इसी कारण वे समाज से इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं समाप्त करने की पहल करते हैं। वो अपने कुछ विचारों के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस ओर महती कार्य भी करते हैं। यही कारण है कि जो दलित साहित्यकार हैं, जो दलित विमर्शकार हैं, वो महात्मा बुद्ध को अपने नजदीक पाते हैं और उस विचारधारा में कहीं ना कहीं उन्हें अपने अग्रणीय विचारक के तौर पर रखते हैं और उनको कहीं ना कहीं बात करने की पहल में सर्वोपरि समझते हैं। भारतीय इतिहास पर यदि एक नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि आदिकाल में सिद्धनाथ संत जो कवि हुए हैं वो भी समाज में इस असमानता मूलक प्रणाली के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि इन 84 सिद्धों में जो कवि हुए हैं उसमें से 60 कवि तो शूद्र जाति से ही हैं। अतः वाजिब है कि वे लोग उस समय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता और जाति दंश की पीड़ा को न केवल देखा होगा बल्कि अपने जीवन में उसे भोगा भी होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन संत कवियों ने इस जाति व्यवस्था और उच्च नीच की खाई को पाटने की पहली कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके तर्क और सामाजिक विषमता पर किए गए कटाक्ष आज भी दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में नजर आते हैं तथा उन्हें इस व्यवस्था से लड़ने के लिए रास्ता दिखलाते हैं। कहीं ना कहीं जो सिद्धनाथ रहे हैं, आदिकाल के समय में सिद्ध और नाथों की एक परंपरा दिखाई पड़ती है। उन सिद्धनाथों ने भी कहीं ना कहीं इस सामाजिक विषमता को दूर करने हेतु पुरजोर कोशिश किया। उनका भी एक मानक था कि कहीं ना कहीं समाज में छुआछूत, उच्च नीच का भाव ये किसी भी समाज में विद्रूपता को फैलाने, विद्रूपता को उत्पन्न करने की पहल कर सकता है और कहीं ना कहीं इससे जो सामाजिक विषमता है उसको बढ़ावा मिल सकता है। निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक परिदृश्य के हिसाब से यदि देखें तो ये सिद्धनाथों की एक जो परंपरा है
उस परंपरा में कहीं ना कहीं दलित भी अपनी स्थितियों को, अपने इन विचारों को लेकर शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर उसे एक बाड़ी मिलती है, जहां पर उसे एक कहीं ना कहीं दृष्टि मिलती है, जो कहीं ना कहीं समाज में इस विषमता को खत्म करने या इस विषमता पर प्रहार करने की पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये संत कवि कहीं ना कहीं अब अपनी बाणियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो समाज है उसको जागरूक करने, उसको कहीं ना कहीं जाति से विभेद या जाति से स्वच्छंद बनाने की कोशिश में पहल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम भारतीय सामाजिक बनावट में जो हिंदुओं की जो स्थिति है उस पे बात करें, तो हम मध्यकालीन समय जो भक्ति आंदोलन कहा जाता है, जो हमारे जो हिंदी साहित्य में स्वर्णिम युग होता कहलाता है, उस समय की भी जो सामाजिक दशा है, सामाजिक दुर्दशा है, उस पर भी यदि बात करें तो हम निश्चित तौर पर यह समझ पाते हैं कि किस तरीके से जो मध्यकाल का जो समय है, उस समय जो वर्ण व्यवस्था के जो 4 वर्ण की जो स्थिति है, वह कितनी विद्रूपता को लिए हुए दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि इस समय ये विद्रूपता इतनी पाखंड और जो ढोंग है, जो कुरीतियां हैं, जो असामाजिक जो स्थिति है, जो सामाजिक विषमता है, उसको लेकर कि जिस तरीके से फैली हुई है, जो धार्मिक जो कहीं ना कहीं विद्रूपता है, उसकी स्थिति जिस तरह से विकट रूप में बनी हुई है, उस पे संत कवियों ने, जो खासकर निर्गुण भक्ति साहित्य के जो संत कवि हैं, उन लोगों ने भी कटाक्ष किया है। इस ओर हम कबीर को, रैदास को या पलटू दास जैसे निर्गुण कवियों को देख सकते हैं, जिन्होंने न केवल अपने वाणी के माध्यम से, बल्कि अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जो अपने जो ज्ञानवाणी है उसके माध्यम से इस समाज को सुधारने, इस समाज को एक दिशा देने की पहल भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि माता प्रसाद ने इन संत जो कवि हैं उनके विषय में लिखते हुए बताते हैं कि जो संतों के विचार से दलित जाति को प्रेरणा मिलती है, उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। अर्थात जो संत हैं, वो संतों ने जो एक दिशा दिखाने की कोशिश की है, जो एक दृष्टि प्रदान करने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं जो दलित हैं उनको एक कहीं ना कहीं दिशा मिलती है, एक पहल मिलती है कि उन्हें किस तरीके से इस समाज से इस तरह की विद्रूपता को समाप्त करने में कोशिश करना चाहिए, कहीं ना कहीं उस ओर कार्य करना चाहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान सराहनीय रहा है। फुले ने न केवल सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, बल्कि उन्होंने बालिका विद्यालय 1851 में इन्होंने एक बालिका विद्यालय नाम की संस्था स्थापित की। तो बालिका विद्यालय की स्थापना कर दलितों में शिक्षा एवं जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश भी की। इस ओर उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर स्त्री शिक्षा, अछूत शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिलाने इत्यादि जैसे विषयों को केंद्र बिंदु बनाकर निरंतर संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने इस समाज के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसे ईश्वर ने रचा हो, तथा उन्होंने पुनर्जन्म, कर्मकांड, जप तप आदि जैसे धार्मिक गोष्ठियों का बहिष्कार करते हुए इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने दलितों की पीड़ा, शोषण, अमानवीय व्यवहार तथा ऊंच नीच, जाति विभेद इत्यादि जैसे कुकृत्य कार्यों की रूपरेखा अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इन रचनाओं में गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसानों का कोड़ा, अछूत की कैफियत इत्यादि देखी जा सकती है। स्पष्ट है कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, फुले ने अपने सत्यशोधक समाज के माध्यम से न केवल इस सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश करते हैं, बल्कि इस समाज में जो शिक्षा के माध्यम से जो प्रसार है, शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूकता है, उसको भी फैलाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वह
इसी समय चल रहे अन्य प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन है, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, जिसको राजा राम मोहन राय ने कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया था, चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, या रामकृष्ण मिशन जैसे जो सामाजिक आंदोलन है, उनके वर्कर्स कहीं ना कहीं उन सभी तत्वों को लेकर बातचीत किया, जिन तत्वों को कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं, जिसको कहीं ना कहीं वो त्याग देते हैं। ब्रह्म समाज के माध्यम से सामाजिक सुधार के जो पहल की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं की आराधना या देवी देवताओं से मोह की स्थिति देखने को मिलती है। छुआछूत दूर करने की पहल तो होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बनाए रखने की भी पहल दिखाई पड़ती है। ठीक यही स्थिति प्रार्थना समाज में भी दिखाई पड़ती है। प्रार्थना समाज में कहीं ना कहीं जाति प्रथा, विधवाओं विधवाओं के विवाह का जो समर्थन है, उसकी पहल इसमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा का प्रसार और बाल विवाह जैसे स्थितियों पर रोक लगाने की एक पहल देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ इस व्यवस्था की खामियों पर कहीं ना कहीं नजरबंद करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो विद्रूपता है, जो छुआछूत की भावना है, जो कहीं ना कहीं ऊंच नीच की जो एक पद्धति है, उस पे कहीं ना कहीं खुलकर बात नहीं की जाती है। तो यह इस सामाजिक आंदोलन की एक दलित जो चिंतन पद्धति है, उसके माध्यम से खामियां देखने को मिलती है। यही स्थिति आर्य समाज की रही है, जिसमें मूर्ति पूजा, बलि प्रथा और कहीं ना कहीं झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों का खंडन किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ यह समाज वेदों की ओर लौटो जैसी नारा देकर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति वेद और शास्त्रों से जोड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं दलितों को परेशान करने, हताश करने, उसे शोषित बनाने की एक पद्धति के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, ये स्थिति रामकृष्ण मिशन की भी रही है। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से भी ईश्वर की आराधना, ईश्वर की कहीं ना कहीं प्रति लगाव की स्थिति देखने को मिलती है, जो कि दलित समाज या दलित चेतना में कहीं ना कहीं खंडन करने की पहल की जाती है। तो इस ओर जो सामाजिक आंदोलन सत्यशोधक समाज के बरकस चले आ रहे थे या चलाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ खामियों के माध्यम से उसमें स्थितियां उस तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, जो कहीं ना कहीं दलितों में चेतना जगाने, दलितों को एक सही दिशा देने की पहल कर सके। लेकिन इस ओर जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज हो या बालिका विद्यालय की स्थापना कर जो महिलाओं में कहीं ना कहीं शिक्षा की नींव डालना या कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा पाने की ओर प्रेरित करने की जो पहल है, उस ओर कहीं ना कहीं बखूबी देखने को मिलती है, और यह यथार्थ भूमि के धरातल पर दिखाई भी पड़ती है। इसलिए जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, वह दलितों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं। स्पष्ट है कि जो ज्योतिबा फूले हैं ने अपने आंदोलनकारी विचारों में जिन विषयों को उठाकर समाज में चेतना जगाने की पहल की, उनमें कुछ जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उन्हें दलित आंदोलन में प्रमुखता के साथ स्थान देने की पहल की जाती है। इसमें जो बिंदु देखने को मिलते हैं, उनमें पहला बिंदु है ईश्वर एक है और वही सबका करता धरता है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले के कुछ जो निचोड़ बिंदु हैं, जो उनके कहीं ना कहीं बिंदु का जो सार है, जो उनकी जो अपनी चिंतन पद्धति का सार है, उसमें ये कुछ बिंदु निकल कर आते हैं, जिसमें वो पहला बिंदु के रूप में मानते हैं कि ईश्वर कई नहीं बल्कि एक है और वही सबका करता धरता है। परमेश्वर एक है और वह सभी मनुष्यों उसी के संतान है। शिक्षा जो है स्त्री और पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है, इसीलिए उसे प्राप्त करने की पहल की जानी चाहिए। भगवान और भक्त के बीच मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही स्त्री और पुरुष समान है, इसलिए दोनों को समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो स्थान दें, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो उन परिस्थितियों को उतारें जो उनके लिए जरूरी होता है, उनके संबंधों को मधुर बनाने के लिए जरूरी होता है। साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है। इन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं, और यह कोशिश करते हैं कि इस देश में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो स्थिति बाद में चलकर अंबेडकर ने स्थापित करने की कोशिश की, वह
कोशिश जो फूले हैं उसे स्थापित करने में आज पहले ही दिखाई पड़ते हैं, और यह कोशिश भी करते हैं कि इस समाज से उन विद्रुताओं को खत्म किया जाए और सामाजिक स्तर पर जो अछूत है, जो दलित है, उसको ससम्मान इज्जत के साथ जीवन जीने की पहल की जा सके। महिलाओं, पिछड़ों व अछूतों के उत्थान के लिए फूले ने अनेक कार्य किए। ये समाज की सभी वर्गों में शिक्षा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित दिखाई पड़ते हैं। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना इत्यादि रहा है। इस क्रम में ज्योतिबा फूले का सहयोग उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने बखूबी दिया तथा सामाजिक वंचनाओं, विद्रुपताओं एवं अनैतिक परंपराओं को कुचलते हुए वे कदम दर कदम उनका साथ देते हुए दिखाई पड़ती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं वो सामाजिक विद्रुपताओं को दूर करने की जहां एक तरफ पहल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहीं दलित समाज में खासकर स्त्री शिक्षा को लेकर या विधवा जो विवाह है, बाल विवाह की जैसे कुरीतियों को दूर करने की पहल में और विधवा विवाह के समर्थन में वो दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने की पहल में जो बालिका विद्यालय की स्थापना की और इसी ओर उन्होंने कदम दर कदम शिक्षा को और भी समृद्ध बनाने हेतु निरंतर कोशिश भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। चूंकि महात्मा ज्योतिबा फूले का यह शिक्षा के लिए जो बालिका विद्यालय के मार्फत से या इस तरह से जो जागरूकता फैलाते हुए शिक्षा को पहल करने के जो स्वरूप है उसको देखते हुए तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार है उसने उन्हें स्त्री शिक्षा के आद्य जनक के रूप में कहकर उन्हें उनका हौसला बढ़ाया। यह एक अत्यंत बड़ी उपलब्धि है जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले को सराहनीय कार्य के लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया जाता है। तो इस ओर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा जो यह उपाधि प्रदान की जाती है 1873 में, वह महात्मा ज्योतिबा फूले के जो सामाजिक कार्य हैं, जो कहीं ना कहीं स्त्रियों को चेतनाप्रद बनाने, स्त्रियों को जगाने, स्त्रियों के अंदर जागरूकता पैदा करने की, वह कहीं ना कहीं अत्यंत प्रशंसनीय है। सामाजिक असमानता, विद्रुपता, जातिगत भेदभाव, उच्च नीच एवं छुआछूत जैसे क्रियाकलापों को देखते हुए ही महात्मा गांधी जी ने शूद्रों को हरिजन की संज्ञा दी थी। उनके ऊपर होने वाले घृणित व सामाजिक साजिशों को न केवल उन्होंने अनुचित ठहराया बल्कि उन्हें भी समाज में ससम्मान, प्रतिष्ठा और आदर के साथ जीवन निर्वहन करने की पहल भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले के बाद यदि हम भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा जो कहीं ना कहीं सुधारक के तौर पर महात्मा गांधी का जो नाम हम देख पाते हैं, वह निश्चित तौर पर हमें ऐतिहासिक परिदृश्य से साफ झलकता है, जहां पर महात्मा गांधी जी ने खुद इस देश में जो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के अंदर खामियां हैं, जो विद्रुपता है, ऊंच नीच की जो खाई है, जो छुआछूत का एक जो कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए निरंतर कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इस ओर वो हरिजन की उपाधि देते हुए, दलित जो वर्ग के लोग हैं उन्हें हरिजन की उपाधि देते हुए कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने जैसे ससम्मान जीवन जीने और उन्हें प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ मनुष्य के स्तर पे जीवन निर्वहन करने की पहल में वो निरंतर कार्यरत दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि महात्मा जो गांधी हैं उनकी जो पहल है वह अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि वे जिस और इस बात को लेकर दिखाई पड़ते हैं वो इस वर्ण व्यवस्था के को बनाए रखने की पहल
के अंतर्गत उनकी सोच दिखाई पड़ती है। वो राम राज्य की संकल्पना को कहीं न कहीं अपने अंतर्मन में समाये रखते हैं, जो कहीं न कहीं दलित चिंतकों के लिए, दलित विचारकों के लिए असहनीय है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो कहीं न कहीं जो जो पहल है वो कहीं न कहीं दलित चिंतन से अलग दिखाई पड़ते हैं। इतिहास जो भारतीय इतिहास में दलितों की जो मुक्ति एवं उत्थान की जो दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर का स्थान है, वह विशेष तौर पर काबिल तारीफ है और उन्हें एक विशेष दर्जा भी प्रदान कराता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है वो न केवल दलितों के अंदर एक दृष्टि प्रदान करने की पहल करती है, बल्कि उन उनके उन्हें स्वयं चेतनाप्रद बनाने, उन्हें खुद जागरूक बनाने की ओर भी पहल करती है। यही कारण है कि वो जो अपने अपने ऊपर हो रहे षड्यंत्रकारी सोच, जो तमाम प्रकार के जो साजिश हैं, जो छलाव हैं, उनके खिलाफ वो खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में डॉक्टर अंबेडकर का आगमन होता है और डॉक्टर अंबेडकर ने चूंकि दलित समाज के उन खामियों को न केवल देखा था बल्कि उसे स्वयं भोगा भी था। यही कारण है कि वो दलित समाज की उन सभी समस्याओं को लेकर सबके समक्ष उपस्थित होते हैं और इस वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था या धार्मिक जो पाखंड है, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस और उन्होंने कुछ आंदोलनों के मार्फत से महती कार्य करने की कोशिश की, जिसमें पहला आंदोलन 1927 में किया गया महाड़ का आंदोलन है, जो काफ़ी चर्चित भी रहा है। इस महाड़ आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जो तालाब से पानी लेने की जो कहीं ना कहीं रुकावट थी, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी समय उन्होंने मनुस्मृति दहन भी किया, जिस मनुस्मृति के कारण जो सामाजिक विद्रूपता है, सामाजिक रूप से दलितों को कहीं ना कहीं शूद्र या अछूत बनाकर उनके साथ घृणित कार्य किया जाता रहा है, उन्हें अमानवीय तरीके से जीवन जीने या उनके साथ छलाव के साथ शोषण के रवैयों को कहीं ना कहीं द्रष्टव्य किया जाता रहा है। इसलिए वो मनुस्मृति को इसका कहीं ना कहीं प्राथमिक बिंदु मानते हैं और वो उनकी एक इच्छा है कि उनकी एक सोच है कि कहीं ना कहीं यह मनुस्मृति ही है जो इस समाज में इस तरह की विभेदकारी साजिशों को फैलाने, इस तरह की सोच को डेवलप करने में महती भूमिका निभाती है। इसीलिए वो मनुस्मृति का दहन करते हैं। 1930 और 31 में नासिक का काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, यह भी काफी चर्चा का विषय रहा, जो कि काला राम मंदिर प्रवेश दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्होंने 1930-31 में काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया, जो आंदोलन एक बड़े व्यापक स्तर पर दिखाई भी पड़ता है। 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, जो दलितों के राजनीतिक अधिकार हैं उनकी मांग करने की जो पहल है वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही 1942 ईस्वी में नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन कर दलित महिलाओं को एकजुट कर उन्हें अपने अधिकारों व अपने अपने जो कहीं ना कहीं जो जीवन के मूल्य हैं उनको समझाते हुए उन सभी साजिशों व जो षड्यंत्र हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की ओर सचेत करते हैं, उन्हें जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें उन्हें सफलता भी मिलती है, जब 30,000 से ज्यादा महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर उनका पुरजोर सहयोग देती हुई नजर आती है। इसके बाद 1945 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना, औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना इत्यादि के माध्यम से दलितों को कहीं ना शिक्षित बनाने, उनके अंदर चेतना उत्पन्न कराने, उन्हें उस साजिशों के प्रति आगाह करने की कोशिश डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की जाती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने
उन्हें न केवल एक दिशा प्रदान की, बल्कि उन्हें एक जागरूक प्राणी बनाने की पुरजोर कोशिश भी करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। यह कार्य निश्चित तौर पर दलितों के लिए प्रशंसनीय रहा है। इसीलिए वह डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्य को अपने जीवन के उद्धार, जीवन के कहीं न कहीं समृद्धिपन के रूप में जोड़कर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद दलितों के अंदर आई जो चेतना है, जो जागरूकता है, वह कुछ मंचीय कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाई पड़ते हैं, जो आंदोलन के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। इसमें 1958 में मोरबाग दादर, जो कि मुंबई में स्थित है, उसमें हुए पहले दलित लेखक संघ जो का मंचन है, जो सम्मेलन है, वह दिखाई पड़ता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में दलित लेखक या दलित रचनाकार या दलित युवक उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और उस मंच से अपनी जो भविष्यगामी विचारधारा है उसको कहीं न कहीं आवाज़ देते हैं, उसको कहीं न कहीं बुलंद करते हैं। यह सोच ही आगे चलकर दलित विमर्श को कहीं न कहीं एक बड़े व्यापक स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद तत्पश्चात 9 जुलाई 1972 में मराठी कुछ दलित युवकों के संयुक्त प्रयास द्वारा दलित पैंथर जैसी पत्रिका का आगाज करना, जिसमें कहीं ना कहीं इस पत्रिका के माध्यम से जो सामाजिक कुकृतियां हैं, जो अमानवीय व्यवस्था है, जो असमानता या सामाजिक जो षड्यंत्र हैं, उनके खिलाफ जितने भी साजिश किए जाते हैं, जितने भी छलाव किए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक चेतनाप्रद दृष्टि डालते हुए उनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई जाती है। बल्कि साथ ही साथ जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, जो विषमता मूलक जो समाज है, उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करते हुए मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दिलाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर यह जो आंदोलन है, आंदोलन का एक स्वरूप है जो कि ऐतिहासिक परिदृश्य से महात्मा ज्योतिबा फुले से पूर्व महात्मा बुद्ध से होते हुए सिद्धनाथों की परंपरा व मध्यकालीन में जो संत कवि हैं, निर्गुण संत कवियों के माध्यम से होते हुए जो ज्योतिबा फुले के पास तक आती है, और फिर ज्योतिबा फुले से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर व अन्य जो समकालीन जो विमर्शकार हैं, जो चिंतनकार हैं, उन तक पहुंचती है। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं आज के दलित साहित्य को, दलित विमर्श को कहीं ना कहीं एक रूपरेखा देने में अपनी महती भूमिका निभाती हुई दिखाई पड़ती है। अब हम दलित सैद्धांतिकी अथवा फूले अंबेडकर की विचारधारा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो दलित सैद्धांतिकी है उससे क्या तात्पर्य है, दलित सैद्धांतिकी किन विषयों को लेकर अपने समक्ष दिखाई पड़ती है, किन मूल्यों को अपने अंतर्मन में समाहित करते हुए दिखाई पड़ती है। क्योंकि दलित सैद्धांतिकी को समझने से पूर्व हमें सिद्धांत क्या होता है इसको जान लेने की पहले जरूरत है। सिद्धांत एक निश्चित मत होती है, पक्की राय भी कह सकते हैं, जिसको वसूल या कोई मानक तय मानक जो भी सिद्धांत होते हैं उनको हम कह सकते हैं। तो ये जो राय होती है या वसूल होते हैं या जो शर्त होते हैं, अगर यह कोई एक निश्चित विचारधारा को लेकर हो, एक निश्चित एक परंपरा को लेकर है, तो वह कहीं ना कहीं वही सिद्धांत का रूप गढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अंतर्गत निर्धारित विचार न केवल खोजबीन व गहन चिंतन के उपरांत स्थापित किए जाते हैं, बल्कि उनको तार्किक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से तैयार भी किया जाता है। इसीलिए इसमें कृत्रिमता या चमत्कारिकता का समावेश नाम मात्र का भी नहीं दिखाई पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे आसपास घट रही घटना है, जो भी दृश्य हैं, जो भी विषय हैं,
उन पर यदि हमने कोई निश्चित मत बना ली, हमने कोई निश्चित अपनी सोच बना ली, तो वह निश्चित सोच हमारी विचारधारा को कहीं ना कहीं पुष्ट बनाने की कोशिश करता है। और यह पुष्टिकरण जब वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, तार्किक विचारधारा के आधार पर संवाद के रूप में, विमर्श के रूप में परख कर उसे एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वही रूपरेखा नियम के रूप में स्थापित हो जाता है और आगे चलकर वही सैद्धांतिक रूप धारण कर लेता है। क्योंकि मनुष्य अपनी प्रखर बुद्धि से कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर होता है। यही कारण है कि आज जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन पर वह तार्किक दृष्टि से कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई पहल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। क्योंकि जो सैद्धांतिकी है, यह किसी भी विचारधारा की सर्वसम्मति से किए गए पहल अथवा निर्धारित किए गए एक मत के उपरांत स्थापित की जाती है, जिसको बाद में एक बड़ा जनमानस सिद्धांत व नियम के रूप में अपनाता है। अर्थात यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित मत नहीं होता, बल्कि सर्वसम्मति से किया गया निर्धारित स्वरूप होता है। और यह सर्वसम्मति पहले वाद विवाद संवाद के माध्यम से तय किया जाता है और तत्पश्चात इसे सबके सहमति के उपरांत निश्चित घोषित कर दिया जाता है। तब जाकर यह सिद्धांत का रूप धारण कर पाता है। मनुष्य अपनी प्रखर बुद्धि के दौरान ही भौतिक जगत में विद्यमान सार्थक और निरर्थक तत्वों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर पाता है तथा उसके उचित या अनुचित के बीच के मतभेद को समझ पाता है। चूंकि जीवन की विसंगतियों से बचने व बाहरी अड़चनों से स्वयं को बचाने के लिए उसे एक नियम अथवा शर्त की रूपरेखा बनानी पड़ती है जो उसे रास्ता दे सके। साथ ही किसी घटना, दृश्य, तत्व या विचार को परखने एवं उसके पीछे के नेतार्थ को समझने के लिए एक तार्किक दृष्टि भी प्रदान कर सके। साहित्य के क्षेत्र में यही तय नियम सिद्धांत का रूप धारण कर लेते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो सिद्धांत है, जो एक पक्की राय है, जो एक पक्की विचारधारा है, वह काफी मतभेद के बाद उपजती है। यानी उस पे तर्क वितर्क जब तक नहीं किया जा सकता, जब तक उस पे वाद विवाद नहीं होगा, जब तक उसके पीछे के कारणों को अच्छी तरह से पड़ताल नहीं किया जा सके, जब तक उसे परखा नहीं जा सके, जब तक यह नहीं जाना जा सके कि इन कारणों का मूल क्या है तथा इन कारणों का निवारण कैसे किया जा सकता है, तब तक उसे एक निश्चित मत या पक्की राय घोषित करने की पहल नहीं की जा सकती है। तो यही कारण है कि किसी भी घटना, दृश्य या तत्वों को जब तक हम परखते नहीं हैं, जब तक उसके पीछे छुपे नेतार्थ को नहीं समझ लेते, जब तक उस पे तार्किक दृष्टि से कोई सोच नहीं बना लेते, तब तक वह किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से विचारधारा के अनुकूल नहीं बैठती और तत्पश्चात वह किसी सिद्धांत के रूप में स्थापित नहीं हो पाती। तो सिद्धांत बनने के लिए यह ज़रूरी है कि वह पहले संगठित होकर एक सामूहिक प्रयास से बहस के रूपरेखा में प्रस्तुत हो और तत्पश्चात उस पे अपनी राय रखी जाए और वह राय वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर खरा उतरे। दलित साहित्य के सैद्धांतिकी अपने मानक सिद्धांत हैं जो एक गहन अनुभूति के परिणाम स्वरूप स्थापित किए गए हैं। स्थापित मान्यताओं एवं रूढ़िवादी सोच के बरकस दलित साहित्य की विचारधारा फूले अम्बेडकर चिंतन का परिणाम है, जिनके तार्किक विचारों एवं शर्तों को केंद्रीय रूप मानकर उसे सिद्धांत के रूप में आकृति प्रदान की गई है। इस अवधारणा में एक तरफ जहां हिंदू वर्ण व्यवस्था में फैली रूढ़िवादी मान्यताओं का खंडन, धार्मिक पाखंडों के प्रति आक्रोश एवं सामाजिक असमानता के प्रति नकार का भाव दिखाई पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने, सामाजिक व आर्थिक मूल्यों को लेने एवं अपने अधिकारों व स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की चाह भी दिखाई पड़ती है। अर्थात इस सैद्धांतिक जो मूल्य हैं, जो दलित साहित्य के सैद्धांतिक मूल्य हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्र जो जीवन इच्छा है, जो अपनी अस्मिता की लड़ाई है, जो उन्हें उनके अधिकारों व मूल्यों को प्राप्त कराने की जो चाह है, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए, समझते हुए गढ़ी गई है तथा यह भी कोशिश किया गया है कि इन मूल्यों के पीछे के जो कारण हैं, जिनसे कहीं ना कहीं
इन्हें अंत्यज या अछूत के स्वरूप में जीवन यापन करना मजबूरी बन जाता है, वो कारण कौन से हैं, वो तत्व कौन से हैं, उनकी भी शिनाख्त कर लेने की पहल इसके माध्यम से की जाती है। सिद्धांत किसी भी विचारधारा का अंतिम तयमान संकल्प होता है, जिसको जनमानस अनुसरण करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन अ, भली भांति करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्धांत होता है वह किसी भी विचार का, किसी भी बिंदु का अंतिम तयमान होता है, यानी वो एक तरीके से निश्चित और अंतिम रूप होता है। अब उसके न तो आगे और नहीं तो पीछे किसी प्रकार की कोई सोच या किसी प्रकार के कोई बिंदु संभावित तौर पे भी नहीं दिखाई पड़ते। तो इस तरीके से जब उस पे यह निश्चित रूप से गढ़ दिया जाता है या निश्चित मत के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली जाती है, तो वो वही स्वरूप सिद्धांत बन जाते हैं। सिद्धांतों में शामिल मूल्य या तथ्य तार्किक व वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं, इसीलिए इसमें जड़ता और पारंपरिक भावबोधों का सर्वथा अभाव होता है। कोई भी सिद्धांत उस समाज तथा वहाँ निवास करने वाले एक बड़े जनसमूह को न केवल दिशा निर्देशित करने की पहल करते हैं, बल्कि उसे भ्रम, असत्य और जड़ जैसी सोचों से बचाने की कोशिश भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सिद्धांत, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी विचारधारा का हो, उसके अपने नैतिक मूल्य होते हैं और यह नैतिक मूल्य जब तक वो वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टि से खरे नहीं उतरते, तब तक वह उचित नहीं माने जा सकते। इसीलिए इसमें किसी जड़ता, किसी पारंपरिक भावबोध या भावना का कहीं न कहीं कटाक्ष नहीं होता, किसी न कहीं समावेशन नहीं पाया जाता, बल्कि इन सब से इतर इसमें सत्यता को स्थान दिया जाता है, उसमें कहीं न कहीं तार्किकता को प्रश्रय दिया जाता है, न कि भ्रम, असत्य या जड़ जैसे सोचों को इसमें जगह दिया जाता है। दलित चिंतन धारा फूले अम्बेडकरी चेतना और विचारधारा को ग्रहण किए हुए है। इसीलिए इसके सैद्धांतिक मूल्यों में जहाँ एक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करने की चाह दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर उन षड्यंत्रकारी शक्तियों, साजिशों, अमानवीय स्वरूपों को पहचान कर उनके खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा शक्ति भी प्राप्त होती है। अर्थात जो फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, जो फूले अम्बेडकर की जो अपनी एक चिंतन पद्धति है, उस चिंतन पद्धति की यह मानकता है कि उसमें जड़ता, असमानता, जो विषमता है, सामाजिक विषमता, जो कुरीतियाँ हैं, जो कहीं न कहीं जो धार्मिक पाखंड है, उसको तो स्थान बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। साथ ही साथ यह समाज में किस तरीके से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित किया जाए, इस ओर भी पहल इसके माध्यम से की जाती है। फूले अम्बेडकरी विचारधारा में कुछ जो बिंदु शामिल किए जाते हैं, वो बिंदु ही इसकी अपनी सैद्धांतिकी मत को मजबूत करते हैं। वो बिंदु निम्न है, जैसे वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करना, यानी जो सामाजिक व्यवस्था है, हिंदू व्यवस्था है, उसमें वर्ण व्यवस्था की जो पहल है, उस पर उसको सीधे से नकारना, ब्राह्मणवादी सोच पर प्रहार करना, देवी देवताओं की मान्यताओं को अस्वीकार करना, पुनर्जन्म, भाग्यवाद जैसी रूढ़िवादी संकल्पनाओं को खारिज करना, कर्म फल, भाग्य फल आदि जैसी सोच को नकारना, पूजा पाठ, कर्मकांड, पाखंड एवं किसी भी प्रकार की सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को अस्वीकार करना, पुरानी अवधारणाओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों व जो मानदंड हैं उनको नकारना, जन्म व अवतारवाद का खंडन करना, मर्यादित जो आवरण के पीछे छुपे साजिश हैं उनको समझना कि किस तरीके से मर्यादा के आवरण में उनका शोषण किया जाता है, उन्हें मर्यादा के पाठ पढ़ाए जाते हैं, तो उसके पीछे की जो सोच है, जो साजिश है, उसको भली-भाँति समझना। ठीक इसी तरह से दया और सहानुभूति का विरोध करना, यानी उन्हें सहानुभूति परक बातें कह के उन्हें ठगा जाता है, तो इसका भी विरोध करना, क्योंकि उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि अपने अधिकार चाहिए। इस तरह की पहल इस विचारधारा के माध्यम से की जाती है। तत्पश्चात फूले अम्बेडकर विचारधारा में जो प्राप्त करने की जो पहल है, जो प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इच्छा क्या है, उसको भी यहाँ पर हम देख लेने की कोशिश करते हैं। जैसे उपेक्षित व
प्रताड़ित जो दलितों को चेतनाप्रद या जागरूक बनाने की पहल की जाती है। यानी जो लोग उपेक्षित हैं, जिनको कहीं न कहीं सदियों से प्रताड़ित किया जाता है, जिनको ठगा जाता रहा है, जिन्हें अमानवीय शोषण का शिकार बनाया जाता रहा है, उन्हें चेतनाप्रद या जागरूक बनाने की कोशिश करना इस विचारधारा की पहली कोशिश है। तत्पश्चात शिक्षा व एकजुटता पर ध्यान देने की कोशिश की जाती है। मनुष्य को सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हुए उसे मनुष्यता के उन सभी मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना एवं अच्छे स्थानों पर रहने की पहल करना इस विचारधारा की मौलिक संकल्पना है। तत्पश्चात सबके साथ समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का व्यवहार करना। इसके बाद अस्मिता की पहचान हेतु, अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने हेतु एकजुट होकर संघर्ष करने की पहल इस विचारधारा में देखने को मिलती है। साथ ही सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव और दयालुता का भाव रखने की चाह दिखाई पड़ती है। दलित संस्कृति को विकसित करने की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है। झूठ बोलने, चोरी व मारपीट करने आदि जैसे अमानवीय कृत्यों से स्वयं को बचाने की पहल की जाती है। साथ ही मेहनत व इज्जत के साथ ससम्मान जीवन जीना और अपने को कहीं न कहीं मेहनत के साथ जो भी अर्जित होता है उससे कहीं न कहीं अपनी जीविका का पालन करना, इस तरह की चीज़ें इसमें सिखाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद सामाजिक व आर्थिक विषमता को दूर करते हुए निरंतर संघर्षशील बनाए रखने की कोशिश की जाती है तथा आत्मसम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने हेतु निरंतर पहल की जाती है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से एक दलित जो जीवन है, दलित जो विचारधारा है, जो दलितों के जो परिनिर्वाण या जो उसके जो पूर्ण रूप से जो परिष्कृत करने की जो पहल में कितने सारे बिंदु शामिल किए जा सकते हैं, वह वे सभी बिंदु फूले अम्बेडकरी विचारधारा के माध्यम से यहाँ दिखाई पड़ते हैं। यह तय है कि जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है वो समाज की असामाजिक स्थितियों पर कहीं न कहीं कुठाराघात करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस ओर वह निश्चित तौर पर समाज में फैली जो अनिश्वरवाद है, अनात्मवाद है, जो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पाखंड है, कर्मकांड है, सामाजिक न्याय की जो पहल को महत्व न देना, उस ओर जो वर्ण व्यवस्था है उसका विरोध, सामंतवाद का जो विरोध है, पूंजीवाद व बाजारवाद इसका भी विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, इसी तरीके से ब्राह्मणवाद का विरोध, ये सभी जितने अमानवीय मूल्य हैं इनकी कहीं न कहीं शिनाख्त करते हुए, इनकी पड़ताल करते हुए, इसके पीछे छुपे साजिशों का कहीं न कहीं एक तरह से दृष्टि डाला जाता है और साथ ही साथ इनका विद्रोह करते हुए, इनका विरोध करते हुए इनसे बचने की कोशिश की जाती है और यह भी स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से इनसे अपने को मुक्त किया जा सके। तो ये पूरी की पूरी पहल हम यहाँ पर जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है उसके माध्यम से देख पाते हैं और यही सोच, यही विचार कहीं न कहीं दलित साहित्य को एक सैद्धांतिक मत देने में, सैद्धांतिक स्वरूप देने में दिखाई पड़ती है और यही सैद्धांतिक मत उसे एक परिपूर्ण जीवन बनाने की ओर पहल करता हुआ दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर इन्हीं बिंदुओं के मार्फत से जो बिंदु कुछ निकल कर आते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से दलितों को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें अवतारवाद पर विश्वास न करना, देवी देवताओं पर विश्वास न करना है, उनके जन्म या अवतार लेने की जो पहल है उस पर विश्वास न करना, श्राद्ध या ब्राह्मणवाद जैसी सोच, जो व्यवस्था है, जो पाखंड है, जो पूजा पाठ की पद्धति है, वैसे तमाम तरह की कुकृतियों का नकार करना, जो समाज में जो कहीं न कहीं अमानवीय कृत्य है, जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, जो रीति-रिवाज हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो मान्यताएँ हैं, उनका कहीं न कहीं विरोध करना और उन्हें पूर्णतः अस्वीकार करना, साथ ही स्वयं को एक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति बनाना, शिक्षा से चेतनाप्रद बनाना, गंदे और कुकृत्य कार्यों को त्यागना, साथ ही
झूठ और इस तरह के जो भी घिनौने कार्य हैं, जो अमानवीय कार्य हैं, उनसे अपने को बचाने की कोशिश करना और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित करना, यही इसके सैद्धांतिक स्वरूप हैं, यही इसके सैद्धांतिक मत हैं, जो आज कहीं न कहीं दलित चेतना के माध्यम से जो दलित साहित्यकार हैं, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश आज हम व्यापक स्तर पर देख भी पा रहे हैं। अब हम दलित साहित्य और मुख्य धारा के साहित्य के बीच के थोड़े से बिंदुओं को देख लेते हैं और तत्पश्चात फिर दलित साहित्य की जो अपनी एक भावभूमि है, जो उसकी स्थिति है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको हम देखते हैं। चूंकि आज दलित साहित्य मुख्य धारा के समक्ष जिस प्रकार से विचार विमर्श और चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, वह निश्चित तौर पर दलित चिंतकों के निरंतर प्रयास और अतीत में हुए दलित आंदोलन के संघर्षरत परिणाम का स्वरूप है। जल्दी साहित्यकार जो जल्दी साहित्यकार अपने लेखन में जहां जो दलित साहित्यकार हैं अपने लेखन में जहां एक ओर अपने जीवन में भोगे हुए यथार्थ को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, असमानता आदि जैसे बिंदुओं के खिलाफ अपनी प्रतिरूप भी व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित करने की दृढ़ आकांक्षा लिए हुए दिखाई भी पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से मुख्य धारा के साहित्य में उन सभी बिंदुओं को, उन सभी मानकों को कहीं न कहीं नदारद किया जाता रहा है, उन बिंदुओं को कहीं न कहीं छोड़ा जाता रहा है जो समाज के एक खास वर्ग को चिन्हित करता है। कहीं भी दलित जो साहित्यकार हैं, जिन बिंदुओं को लेकर आज अपनी रचना के माध्यम से, अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने विमर्श के माध्यम से समाज के सामने रखते हैं, उन्हीं बिंदुओं को यदि हम मुख्य धारा के साहित्य में देखें तो वो बिंदु बिल्कुल नदारद दिखाई पड़ते रहे हैं। बल्कि यह भी कहा जाए कि ऐसे लोगों पर बातचीत करना भी नागवार गुजरता रहा है, क्योंकि ये बातचीत के केंद्र के बिंदु ही नहीं लगते रहे हैं। तो ये मुख्य धारा के साहित्य की अपनी खामियां रही हैं, क्योंकि इस तरह के बिंदुओं पर बातचीत करना उस साहित्य की सौंदर्यता या उस साहित्य के जो मानक हैं उनको खारिज करना होता है। लेकिन इस ओर कुछ प्रमुख जो गैर दलित रचनाकार रहे हैं, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से कलम दौड़ाया है, उसे भी हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि गैर दलित रचनाकारों द्वारा जो दलित विषयों को लेकर या दलित स्थितियों को लेकर रचनाएं की गई हैं, उनमें प्रेमचंद का नाम अग्रणीय है। साथ ही निराला, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, गोपाल उपाध्याय, अदम गोंडवी, धूमिल, वीरेंद्र रंगवाल, लीलाधर जगुड़ी, विष्णु खरे व अखिलेश जैसे प्रमुख रचनाकारों का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा सकता है। अर्थात जो गैर दलित रचनाकार हैं, गैर दलित रचनाकारों के माध्यम से कुछ बिंदुओं को जो दलित जीवन से जुड़े, दलित जो स्थितियों या परिस्थितियों से जुड़े या घटनाओं से जुड़े कुछ बिंदु जो अपनी रचना के माध्यम से वो प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, वो हम यहाँ बखूबी देख पाते हैं। इसी क्रम में हम प्रेमचंद को पाते हैं, निराला को पाते हैं, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर, गोपाल उपाध्याय, अदम गोंडवी, धूमिल, वीरेंद्र रंगवाल, लीलाधर जुगड़ी, विष्णु खरे और अखिलेश जैसे महती रचनाकारों को हम यहाँ देख पाते हैं। इन रचनाकारों में प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि, गोदान जैसी औपन्यासिक कृतियों के अतिरिक्त मंत्र, सदगति, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, घास वाली, सौभाग्य के कोड़े, मंदिर इत्यादि कहानियां उल्लेखनीय हैं। तो वहीं निराला कृत चतुरी चमार, अमृतलाल नागर कृत नाचियो बहुत गोपाल, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित धरती धन न अपना, नरक तथा नरक में वास, गोपाल उपाध्याय कृत एक टुकड़ा इतिहास, रामेश्वर उपाध्याय कृत दुखवा में बीतल रतिया आदि गद्य रचनाओं के अतिरिक्त कुछ
काव्य रचनाएं भी हैं जिनके माध्यम से रचनाकारों ने अपनी जो कहीं न कहीं विचारधारा है, जो दलितों को लेकर एक अपनी सोच है, उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। इनमें नागार्जुन की जो हरिजन गाथा है, उसे हम देख पाते हैं। आदम गोंडवी की चमारों की गली, धूमिल कृत मोचीराम, वीरेंद्र डंगवाल कृत घुटनों घुटनों भात हो मालिक, लीलाधर जगुड़ी कृत जो बलदेव खटीक है, विष्णु खरे कृत सिर पर मैला ढोने की प्रथा, अखिलेश कृत ग्रहण आदि रचनाएं हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराती हैं। इन गैर दलित रचनाकारों ने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से जिस तरीके से दलित स्थितियों, घटनाओं, परिघटनाओं व दृश्यों का चित्रण किया है, वह काबिले तारीफ है। इन रचनाओं में दलित जीवन की स्थितियों का मूल्यांकन व दलित संवेदना की प्रस्तुति निश्चित तौर पर दलित साहित्य को समृद्धि प्रदान करवाती है। लेकिन दलित सैद्धांतिकी व चेतना के स्तर पर ये रचनाएं हमें निराश भी करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम दलित जीवन की स्थितियों पर बात करें, दलित जीवन की जो घटनाएं हैं, जो उनकी स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन पर बात करें तो निश्चित तौर पर ये रचनाएं काफी समृद्ध दिखाई पड़ती हैं, काफी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, परिघटनाओं को खोलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब हम चेतना की बात करते हैं, दलित स्थितियों की बात करते हैं, दलित सिद्धांतिकी की बात करते हैं, तो इस पर्पज से ये रचना निराश करती हैं, क्योंकि इन रचनाओं में उस तरह के बिंदु नहीं देखने को मिलते जो एक दलित रचनाकार के अंदर दिखाई पड़ते हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त 7वें-8वें दशक के समय कुछ मुख्य धारा की पत्रिकाओं के माध्यम से दलित जीवन की स्थितियों व उनके संवेदनाओं के ऊपर लिखे गए रचनाओं को प्रकाशित कर न केवल दलित जनजीवन से सबको रूबरू करवाया गया, बल्कि उनकी सामाजिक स्थितियों एवं जाति दंश की पीड़ा को सबके समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। इस तरह से यह साहित्य मुख्य पटल पर परिचर्चा का केंद्र बिंदु बना रहा। इस क्रम में कमलेश्वर द्वारा संपादित सारिका पत्रिका, जिसका दलित विशेषांक 1975 में प्रकाशित हुआ, महीप सिंह द्वारा संपादित सचेतना पत्रिका, जिसका दलित विशेषांक 1980 में प्रकाशित हुआ, तदुपरांत 1992 ईस्वी से लेकर हंस पत्रिका के माध्यम से राजेंद्र यादव जी ने दलित जीवन व स्थितियों के ऊपर रचनाओं व लेखों के माध्यम से इस चर्चा को का केंद्र पटल पर स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही आज कथा देश व अन्य हिंदी पत्रिकाओं में भी इस ओर बखूबी कार्य किए जा रहे हैं, जिसको हम प्रशंसनीय के रूप में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो दलित मुद्दों को लेकर या दलित विषयों को लेकर या दलित स्थिति परिस्थितियों को लेकर जिस तरीके से कुछ गैर दलित रचनाकारों ने इस ओर पहल की, उसी तरीके से जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ गैर दलित संपादकों ने भी अपनी महती भूमिका निभाई। इसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए और न ही इस पर हमें एक तरह से कटाक्ष ही करना चाहिए। हाँ, यह अलग बात है कि जिस दलित सैद्धांतिकी या दलित चेतना को लेकर आज दलित चेतना या दलित चिंतन पद्धति विकसित हो रही है, वो कहीं ना कहीं इन रचनाकारों के यहाँ इन विमर्श जो लेखक हैं, जो विमर्शकारों के रूप में अपने को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं, उनके यहाँ स्थितियां कुछ अलग दिखाई पड़ती हैं। वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की पहल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्यवाद और नियतिवाद, भगवान को या ईश्वर को प्रतिष्ठित कराने की पहल उनकी कहीं ना कहीं लेखनी में दिखाई पड़ती है। तो यह कहीं ना कहीं दलित जो विचारधारा है, दलित जो चेतना है, जो दलित सिद्धांत की है, उसके विपरीत दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि इसकी जो मानकता है, जो इसकी अपनी पहल है, वो कहीं ना कहीं दलित साहित्य की अपनी सोच, अपनी पहल से अलग दिखाई पड़ती है।
आज दलित विमर्श न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है। और यह क्यों है? क्योंकि आज जिस तरीके से इसका व्यापक फैलाव दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से इस पे विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है, वो इसको कहीं न कहीं सभी दूसरे देशों में भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाया जाता रहा है। इसे हमें ध्यान देना ज़रूरी बन जाता है। कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में आज न केवल दलित साहित्य का अध्यापन किया जा रहा है, बल्कि कई सेमिनारों व कार्यशालाओं के माध्यम से दलित साहित्य के विविध मुद्दों को लेकर संवाद भी किए जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मॉरिशस, फिनलैंड इत्यादि जैसे देशों में भी दलित मुद्दों को लेकर सेमिनार और चर्चाएं बखूबी की जा रही हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दलित साहित्य या दलित विमर्श की शुरुआत एक आंदोलन के माध्यम से होती हुई दिखाई पड़ती है, वह आज न केवल व्यापक स्तर पर बल्कि बल्कि अपनी पहचान को स्थापित करने में सक्षम हो पाया है, बल्कि अपनी लेखन कुशलता के माध्यम से भी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराता रहा है। आज इस साहित्य में विविध विधाओं का लेखन इसके समृद्धि और फैलाव को बता रहा है। चाहे वह कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, आत्मकथा हो अथवा निबंध आलोचना जैसी विधाएं क्यों ना हो, आज सभी क्षेत्रों में लेखन का कार्य भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। स्पष्ट है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही इसकी एक व्यापक पहुंच और फैलाव की व्यापकता को बखूबी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो दलित साहित्य जिस मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ था या शुरुआत की थी, शुरुआती दौर में जिन जिन मुद्दों को लेकर चला था, वह आज निश्चित तौर पर उसकी एक भावधारा, उसकी एक जो आंतरिक बिंदु है, वो काफी व्यापक स्तर पर चर्चा परिचर्चा के केंद्र बिंदु बनते नजर आ रहे हैं। आज केवल दलितों के बीच इसकी चर्चा नहीं की जा रही, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी तथा वो गैर दलितों के बीच भी चर्चा के विषय बने हुए हैं। वो उन पे कहीं ना कहीं चर्चाएं की जा रही हैं तथा विविध मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। तो इस तरह से हम दलित साहित्य के इन जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी बिंदु हैं, उनको हम इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखें और एक एक करके समझा भी। हमें उम्मीद है कि आपको दलित विमर्श या दलित साहित्य से जुड़े जितने भी बिंदु या जितने भी दृष्टि आप सबको ज़रूरत महसूस हो सकती है, वो सभी कुछ इन बिंदुओं के मार्फत से आप सबके समक्ष कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन का कार्य कराएगी। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक हम यहीं विराम देते हैं और पुनः एक नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।